एक दिन प्रिया हल्की सी भूख लगने पर दो पराठे निकाल कर अभी खाने बैठी ही थी कि तभी उसकी सास प्रतिमा जी बहू को खाते हुए देख व्यंग में बोली, अरे बहू, दो पराठे? अभी तो खाने का टाइम भी नहीं हुआ है। छोटी भूख के नाम पर दो पराठे खा जाओगी? कोई शादी में आई हो क्या जो इतना खा रही हो? भाई संभल के, राशन बहुत महंगा हो गया है। तभी पीछे से प्रतिमा जी की बेटी नीलू भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही कहा माँ, ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने कभी ऐसा खाना देखा ही नहीं है। जब देखो तब खाने पर पड़ी रहती हैं। ऐसे लग रहा है बच्चों की तरह हर एक घंटे पर इन्हें खाना चाहिए। तभी तो जब देखो तब बीच बीच में पेट फूल करती रहती हैं। सास ननद की बातें सुन बेचारी प्रिया का निवाला ना मुंह के अंदर जाता, नहीं गले से नीचे उतरता। हर सुबह जैसे प्रिया के लिए एक जंग होती थी। उठते ही ताना शुरू, ये तक कि प्रिया किचन में जाती तो प्रतिमा जी की निगाहें उसके हर कदम पर रहती। बार बार बीच बीच में प्रतिमा जी प्रिया को टोकती रहती, अरे सुनो बहू, गैस का बटन भी बंद करना सीख लो। पिछले हफ्ते जो वो सब्जी जली थी वो अभी तक नाक में बैठी है। किसी भी और खाने का स्वाद नहीं आ रहा। माँ की बात सुन भला नीलू क्यों कम रहने वाली? उसने भी एक और व्यंग पार छोड़ा, अरे इतना ही नहीं माँ, रोटी रोटी भूल गई क्या? कसम से रोटी में नरमी तो थी ही नहीं, पत्थर की डिश लग रही थी। लगता है आटा नहीं सीमेंट गूंथती हैं। अभी प्रिया को इस घर में आए बड़ी मुश्किल से एक महीना ही हुआ था और उसे इतना तो पता था कि ससुराल में उसे ना मायके जैसा प्यार मिलेगा, न ही इज्जत मिलेगी, ना मान सम्मान मिलेगा, जैसा कि लगभग 10 में से 8 औरतों के साथ होता ही होता है। और आते ही घर में कलेश करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगल बगल और समाज के ये लोग सब बहू को ही गलत ठहराएंगे कि आते ही सब में कमियां निकालने लगी, लड़ाई करने लगी। इसलिए प्रिया चुप रहने में ही अपनी ही भलाई समझ रही थी। एक दिन प्रतिभा जी ने घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी, जिसमें गांव की ये सभी और अलग अगल बगल की औरतों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाया था और प्रिया से साफ साफ बोला था कि वह ढंग की अच्छी सी साड़ी पहन लेना, हमारी इज्जत की लुटिया मत डुबो देना। वैसे भी तेरे माँ बाप ने कुछ ढंग का तो दिया नहीं है, फिर भी देख लेना। प्रिया को भी लगा कि पहली बार वह गांव की औरतों के सामने आएगी, इसलिए उसने अपनी ओर से एक अच्छी सी नई साड़ी निकाल और जैसे ही साड़ी पहनकर पूजा में आई, प्रतिमा जी उसे देखते ही मुंह बनाने लगीं और बोली, हे भगवान, ये साड़ी है या कोई शादी का पंडाल? रंग देखो तो जैसे होली की पिचकारियाँ फट पड़ी हों। तभी नीलू भी धीरे से प्रिया की कानों में गुस्से में बोली, भाभी, थोड़ी समझदारी की भी ज़रूरत होती है। ये क्या पहन लिया है? बताओ, मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी कि बहू ने कैसे कपड़ों की थान लपेट ली है? सास ननद की बातें सुन प्रिया ने एक नज़र अपनी साड़ी पर डाली। साड़ी पूजा के हिसाब से बहुत अच्छी थी, नए डिज़ाइन की थी, नए फैशन की थी, कोई कमी नहीं थी। फिर भी जानबूझकर दोनों माँ बेटी उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। फिलहाल तो प्रिया चुपचाप सारी औरतों के बीच में बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली, लेकिन अब उसके भी बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो रही थी। आखिर कब तक घर की बहू होने का फ़र्ज़ निभाती रहेगी? कब तक सबके तानों को सहती रहेगी? वह भी इंसान है, उसका भी दिल है, उसे भी दर्द होता है। अब धीरे धीरे प्रिया के अंदर भी माँ बेटी के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। एक तो बेचारी ऑफिस भी जाती थी, घर भी संभालती थी। मजाल है कि प्रतिमा जी और नीलू किसी भी काम में एक मदद भी कर दें। सुबह जितना खाना बना कर जाती थी, जो जैसा रहता था शाम को वैसा ही मिलता था। ना बर्तन धुले होते थे, ना झाड़ू लगा होता था, यहाँ तक कि कोई शाम की चाय भी बनाकर नहीं पीता था। प्रतिमा जी की तो बात ही अलग है। नीलू भी एक कप चाय नहीं बनाती थी। सब शाम को घड़ी देखते हैं कि कब प्रिया आए और सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करे। प्रतिमा जी वैसे तो एक महिला संस्था में काम करती थीं। वह घरेलू महिलाओं, सताई गई महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाती थीं, उनको वो न्याय दिलाती थीं। संस्था की हेड थीं, मंच पर बड़े बड़े भाषण देती थीं। समाज में उनकी इज्जत थी, 4 लोग उन्हें जानते थे, लेकिन खुद के ही घर की बहू का जीना मुश्किल कर रखा था।
एक दिन प्रिया जैसे ही ऑफिस से घर आई तो प्रतिमा जी और नीलू बिजली का बिल हाथ के में लिए गुस्से में बैठी थीं। प्रिया ऑफिस से थकी हुई आती है। अभी उसने अपना बैग भी नहीं रखा था कि प्रतिमा जी बिल हवा में लहराते हुए, लो बहू, इस बार का बिल भी तू ही भर दे। आखिर ये एसी, ये वॉशिंग मशीन सब तो तेरे आराम के लिए ही चलते हैं ना। प्रतिमा जी की बातें अभी प्रिया के पल्ले भी नहीं पड़ी थी कि नीलू भी चुपते हुए लहजे में बोली, माँ, भाभी को बिना एसी के नींद नहीं आती, जैसे राजमहल से ब्याह कर लाई गई हूँ। हम तो पंखे में भी सो चल लेते हैं। प्रतिमा जी की बात का उतना तो नहीं, लेकिन नीलू की बात का प्रिया को ज़रूर बुरा लगा। अब वह नीलू का एक भी शब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नीलू एक तो छोटी थी, ऊपर से बदतमीज़ भी। इसलिए प्रिया बैग रखते हुए शांत पर सख्त लहजे में बोली, सच कहा नीलू तुमने। मैं राजमहल से आई हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि किसी जहर महल में फंस गई हूँ, जहाँ एसी की हवा से ज़्यादा ठंड तो लोगों की सोच में है। बस इतना सुनते ही प्रतिमा जी तीखे स्वर में, तेरे जैसी बहुएं ही घर बर्बाद करती हैं। एक तो खर्चा, ऐश और ऊपर से ज़ुबान भी। अब प्रिया किसी की भी बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। एक तो ऑफिस से थकी हुई आई थी, घर पर इतने काम पड़े थे, ऊपर से सबके ताने। किसी को उसके दुख से, तकलीफ से कोई मतलब नहीं था, तो भला वह क्यों बर्दाश्त करने वाली। इसलिए उसने भी गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी जी, खर्चा मैं कर रही हूँ, ऐश आप कर रही हैं। और रही बात ज़ुबान की, तो वो अब बंद नहीं होगी, क्योंकि अब किस घर की बहू जवाब भी देगी और हिसाब भी। बस इतना सुनते ही प्रतिमा जी को सकपका गई। लेकिन नीलू चीखते हुए, अरे मम्मी, देखो तो कैसे बोल रही है, कैसे बोल रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर में सुनती आ रही हूँ। और अब मैं भी ऐसे ही बोलूँगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। फिलहाल तो घर में शांति थी। 2-3 दिन तक गुस्से में ना प्रतिमा जी ने प्रिया से कुछ कहा और ना ही नीलू ने। लेकिन एक दिन जब प्रिया किचन में खाना बना रही थी तो नीलू प्रिया के कमरे में घुसकर उसके लॉकर से पैसे निकालने लगी। तो तभी किसी काम से प्रिया अपने कमरे में आ जाती है और नीलू को अलमारी के लॉकर में से पैसे निकालते हुए देख गुस्से में बोली, नीलू, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी अलमारी का लॉकर क्यों खोली हो? किसी की अलमारी खोलने से पहले एक बार पूछना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं था? तुम्हें कुछ काम था तो मुझसे बोलती। अरे वाह भाभी, भला मैं आपसे क्यों पूछने लगूं? अपना ये ज्ञान मुझे मत सिखाओ। मैं इस घर की बेटी हूँ, ये सब मेरा है। इतना सुनते ही प्रिया गुस्से में बोली, नीलू, पहले बेटी बनना सीख लो। चोरी करके बेटी नहीं बना जाता। बहू बेटी की आवाज़ सुन तभी प्रतिमा जी भी वहाँ आ जाती हैं और प्रिया को डांटते हुए कहती हैं, बहू, तू अपनी ज़ुबान संभाल, हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही है। सास की बात सुन प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, ये आपकी बेटी नहीं, ये आपकी परछाई है, जहरीली और चालाक। बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। आपकी हिम्मत कैसी हुई माँ के साथ ऐसी बात करने की? जानती नहीं हो क्या मुझे? जिस गरजते हुए अंदाज में नीलू ने प्रिया से बोला था, प्रिया भी उसी गरजते हुए अंदाज में बोली, बस नीलू, अब एक शब्द और बोलोगी तो पुलिस बुलाऊंगी और चोरी के आरोप में अंदर करवा दूंगी। बहुत चल रही है तुम्हारी ज़बान। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। लगता है कि तुम मुझे नहीं जानती। जोड़ का तोड़ पाकर नीलू भी एकदम सक पका गई। फिलहाल तो प्रिया ने ज़्यादातर करके इन माँ बेटी की बोलती कर बंद कर रखी थी, लेकिन इन्हें पूरी तरह से सुधारने के लिए उसे कुछ हट कर करना था। कुछ ऐसा जिससे कि ज़िंदगी में कभी भी ये किसी को उल्टा सीधा बोलने से पहले 1000 बार सोचें। अचानक ही जाने प्रिया के दिमाग में क्या आया, कुछ सोचकर उसने प्रतिमा जी के संस्था की कुछ औरतों से बात की। और एक दिन जब एक सभा में औरतों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चर्चा हो रही थी, तो चर्चा की मुखिया थी प्रतिमा जी, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हाँके जा रही थीं और सामने बैठी कुछ औरतें उन्हें लगातार सुन रही थीं कि तभी कुछ दूर पर घूंघट में बैठी एक महिला ने हाथ उठाया और कुछ बोलने की इच्छा जताई, तो सब ने उसका सम्मान किया और उसे मंच पर बुलाया। जैसे
जैसे ही वह महिला मंच पर आई और माइक पर बोलना शुरू किया, चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ सुन जैसे प्रतिमा जी के पसीने छूटने लगे। आवाज़ उन्हें जानी पहचानी सी लगने लगी। तभी उस महिला ने कार्यक्रम के मंच से बोलना शुरू किया। हर दिन जब एक औरत को, एक बहू को उसकी रोटी, कपड़े और सांस लेने पर भी टोका जाए, तो वो सिर्फ बहू नहीं रहती, वो कैदी बन जाती है। मंच पर बहू के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने से कोई महान नहीं बन जाता, महानता उसे अपने घर से दिखानी पड़ती है। कहते हुए घूंघट वाली औरत ने एक ऑडियो प्ले किया। प्रतिमा जी की आवाज़, हे भगवान, बहू इतना खाती है जैसे इंसान नहीं, पिशाचनी हो। नीलू की आवाज़, अरे माँ, ये भाभी नहीं, शेरनी है, हर चीज़ अकेले खा जाती है। ऑडियो की आवाज़ सुन पूरी सभा सन्न। लोगों की नज़रें अब प्रतिमा और नीलू पर टिकी थीं। कोई ताली नहीं, सिर्फ तिरस्कार। संस्था की कुछ औरतों ने बड़े ही तीखे शब्दों में प्रतिभा जी से कहा, प्रतिभा जी, ये आवाज़ तो आपकी लग रही है। क्या ये आप हैं? क्या ये घूंघट वाली आपकी बहू है? अब प्रतिमा जी के पसीने छूटने लगे। भरी सभा में बेइज्जत होने के नाम पर उनके हाथ पांव कांपने लगे। मुंह से बस इतना ही निकला, नहीं, ये मेरी आवाज़ नहीं है और ना ही ये मेरी बहू है। तभी उस संस्था की एक महिला घूंघट वाली औरत के पास जाकर बोली, बेटा, ये किसकी आवाज़ है? कौन हो तुम? अपना घूंघट उठाओ। तो घूंघट वाली ने कहा, माफ़ करिएगा, लेकिन ना ही तो मैं इस आवाज़ के बारे में मैं बताऊंगी और ना ही अपना घूंघट उठाऊंगी। मुझे जिससे जो बताना था, जो सीखना था, सिखाना था, जो समझाना था, वह मैं समझा चुकी हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन हाँ, अगर आइंदा से फिर वही गलतियाँ मेरे घर में दोहराई गईं, तो इस ऑडियो में किसकी आवाज़ है वह भी बताऊंगी और इस घूंघट के पीछे किसका चेहरा है वह भी दिखाऊंगी। कहते हुए प्रिया चुपचाप मंच से उतरकर चली गई। प्रिया के जाने से तो फिलहाल प्रतिमा जी ने राहत की सांस ली। हलक से जान निकलते निकलते बची थी। घर आकर बड़े ही गुस्से में उन्होंने प्रिया से बोला, बहू, ये क्या था? ये क्या तमाशा लगा रखा था तुमने? भरी सभा में मुझे बेइज्जत करने चली थी तुमने। एक बार भी नहीं सोचा कि संस्था वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में? बस माँ जी, अब और नहीं। संस्था वाले क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ये बात की बात है। अब अगर इस घर में फिर किसी दिन एक भी ताना मिला, तो अगली बार अदालत में मिलेंगे और वहाँ ताली नहीं, तारीखें मिलेंगी। और कार्यक्रम में जो होगा वह अलग बात है। कहते हुए प्रिया अपने कमरे में चली गई। बहू का ये रूप देखकर प्रतिमा जी की बोलती बंद। नीलू तो वैसे ही डर गई थी। माँ बेटी की हिम्मत ही नहीं हुई कि दोबारा वह प्रिया को कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें। माँ बेटी को इतना तो समझ में आ ही गया कि अब अगर उन्होंने कभी भी गलती से भी सपने में भी प्रिया को कुछ भी बोला, तो ये उन्हें भरी समाज में बेइज्जत करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।